हाय सब लोग, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्लास फाउंडेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं बीटीएससी के जो 10,709 की जो एएनएम की जो वैकेंसी अभी चल रही है, जिसमें ये केस हो गया है, फिर एलपीए दायर किया गया है और उसी के हम रिगार्डिंग आज बात करेंगे और आपको टोटल आज बताएंगे। और जैसा कि आप थंबनेल देख ही रहे हैं, इसमें हम सारे इन पॉइंट्स पे आज हम चर्चा करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। और वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। और इसमें देखिए, जो पहला जो है सरकार की तरफ से कि सर अगर सरकार ये सब बात बोले कि हम क्वालिटी नर्स बहाल करना चाहते हैं, क्वालिफाइड नर्स बहाल करना चाहते हैं, तो मेरा जो जैसे कि जो क्वेश्चन उठ रहा है लोगों के द्वारा क्वेश्चन उठ रहा है, मेरे द्वारा नहीं, मतलब जैसा कि जो चल रहा है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ कि सरकार अगर क्वालिफाइड नर्स एएनएम बहाल करना चाहती हैं तो पहले एएनएम में एडमिशन लिया जाए। एएनएम को जो जैसे एएनएम का जो ट्रेनिंग होता है उसमें एडमिशन में एग्ज़ाम लेकर के बहाल एडमिशन लिया जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे ही पहला सुधार कर लीजिएगा तो जाहिर सी बात है अच्छी एएनएम लोग आएंगे, ठीक है। सरकार यहाँ पे फंस रही है कि यहाँ पे भाई ये जो क्वेश्चन उठेगा ही कि अगर आपको क्वालिफाइड चाहिए, क्वालिटी चाहिए, तो आप एडमिशन में ही अच्छे से एडमिशन लीजिए। एंट्रेंस टेस्ट जो भी प्राइवेट कॉलेज हो गए हों या सरकारी में तो होता है एग्ज़ाम लेकर के बीसीएसई लेती है, और प्राइवेट में भी आते हैं लोग, लेकिन प्राइवेट में जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं उसको ही बंद कर दीजिए आप, सीधी सी बात है, ठीक है। और अगर सरकार एग्ज़ाम लेकर अगर डिग्री दे रही है तो उसी डिग्री पर उसको भरोसा नहीं है। सरकार की एजेंसी ही तो एग्ज़ाम लेती है एएनएम का, फर्स्ट ईयर देते हैं या सेकेंड ईयर देते हैं, तब जाकर के डिग्री मिलती है। ऐसा नहीं है कि इंटर का जो किए हुए हैं, +2 किए हुए हैं, वो गए डिग्री दिखाए, भाई हम इंटर किए हुए हैं, +2 किए हुए हैं, हमको एएनएम का डिग्री दे दीजिए, और आप फीस जमा किए, एएनएम का डिग्री मिल गया। ऐसा नहीं है, 2 साल उनको पढ़ना पड़ता है, उसको उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद तब जाकर के आपको एएनएम का डिप्लोमा मिलता है, ठीक है। ऑक्सीजरी नर्स का डिप्लोमा दिया जाता है आपको। तो आप जैसे कि यहाँ पे सरकार एग्ज़ाम लेकर डिग्री देती है और उसको उसी पे भरोसा नहीं है। क्वेश्चन तो उठेगा कि आखिर क्यों भरोसा नहीं है भाई? आपकी एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो उस पर आपको भरोसा हो सकता नहीं है, ठीक है। अब ये बात तो होगी। अब तीसरा क्वेश्चन उठ रहा है कि जब सरकारी अस्पतालों में 6-7 सालों से सेवा दे रही है, मिनिमम 6-7 साल तो दे ही रही होगी, हो सकता है ज़्यादा भी दे रही होगी, तो एलिजिबल एएनएम जब एलिजिबल नहीं है तो उनकी सेवा इतने वर्षों तक कैसे ली गई, ठीक है। ये तो सवाल उठेगा कि भाई अगर वो एलिजिबल नहीं है, एएनएम अगर एलिजिबल नहीं है तो उनकी सेवा इतने वर्षों तक कैसे ली जा रही है सरकारी अस्पतालों में, सारा काम उनसे कैसे करवाया जा रहा है। अगर वो एलिजिबल नहीं है तो इसका मतलब है कि वहाँ मरीजों की जान पे संशय बनी हुई होगी। वो सारा चीज़ करती है, बच्चों को टीकाकरण तक भी एएनएम लोग ही करती हैं, एएनएम वाले लोग ही करती हैं टीकाकरण, तो वो कैसे हो रहा है। अब अगर इन सब चीज़ों में अगर जो भी है, अब ये देखिए यहाँ पे कोरोना काल से लेकर बच्चों का टीकाकरण एएनएम ने सब किया है, उनका क्या हुआ होगा? अगर वो एलिजिबल नहीं है तो कोरोना काल में भी ड्यूटी की है, वो पूरा कोरोना काल में बहुत लोगों का जान भी चला गया है, ठीक है। अब उसमें बच्चों का टीकाकरण भी ये सबसे बड़ा चीज़ है। बच्चा लोग तो ज़्यादा सेंसिटिव होता है वह, अगर इसको अगर गलती हो गया, टीका हो गया, तो न जाने कितने बच्चों की जान पे आफत हो गया होगा। ये तो क्वेश्चन मैं नहीं उठा रहा हूँ, ये क्वेश्चन उठ रहा है। जो भी वक्तव्य दिया जा रहा है लोगों के द्वारा, यहाँ पे मेरे हम कमेंट आता है कि वो भाई कोई जाहिल लोग है, जाहिल लोग को बहाल किया गया है। तो जाहिल लोग को बहाल किया तो सरकार ने भाई, जाहिल लोग तो खुद नहीं घुस गए, बैठ गए कि हमको भाई ड्यूटी करना है, हमको ड्यूटी करवा लीजिए। सरकार ने ही उसको बहाल किया है, तो अब सरकार को बोलिए कि कैसे बहाल कर लिए। आप यहाँ पे एग्ज़ाम दे करके आप बोल रहे हैं कि हम क्वालिफाइड हैं, हम पढ़े लिखे हैं, ऐसा तो नहीं है। सरकार ने उन्हें बहाल किया है और बच्चों के टीकाकरण में भी वो सारा चीज़ की हैं, तो वहाँ भी क्वेश्चन उठेगा कि भाई तो कैसे काम करवाया गया जब सब लोग जाहिल था। तो जैसा कि आप लोग उठा रहे हैं, जो स्टूडेंट है वो उठा रहे हैं, मान लीजिए उन लोगों को बहाल अगर किया गया है तो क्यों किया गया, और अभी तक क्या मतलब उनका क्या हुआ होगा। जो भी इनका देख रेख एएनएम जो देख रेख जिनको मरीज को की होंगी, चाहे बच्चों को टीकाकरण दिया होगा, वो जैसे कि उनका वैक्सीनेशन होता है तो वैक्सीनेशन में भी एक्सपायरी वगैरह सब देखना पड़ता है, सब सारा चीज़ देख करके उनको ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो ट्रेनिंग कैसे लिए होंगे, कैसे उसमें चेक किए होंगे, कौन सा दवा पिलाए होंगे। ये क्वेश्चन मैं नहीं उठा रहा हूँ, ये क्वेश्चन उठ रहा है लोगों के द्वारा, जहाँ भी ये न्यूज़ जाएगा वो क्वेश्चन उठेगा। अब अगर ये सब चीज़ अगर वो अच्छे से की हैं, कोरोना काल में वो अच्छे से ड्यूटी की हैं और टीकाकरण में भी अच्छे से की हैं, सारा ट्रेनिंग ली हैं, अच्छे से ट्रेनिंग ली हैं, किसी भी वैक्सीनेशन से पहले ट्रेनिंग दिया जाता है,
कि कैसे आपको क्या करना है नहीं करना है। सारा ट्रेनिंग अगर ये एनएम अगर ली हैं, सारा वर्क अगर अच्छे से अगर ये कर रही हैं तो फिर परमानेंट नौकरी के लायक ये क्यों नहीं है। एक 30 नंबर का आप एग्ज़ाम ले लीजिएगा तो उससे ये एलिजिबल हो जाएंगे। आप एक 30 नंबर का एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवा लीजिएगा तो इससे ये इनका क्या कि जो ये वर्क की हैं वो मतलब एलिजिबल हो जाएंगे, और इनका जो वर्क पहले से किया हुआ वो एलिजिबल नहीं है। तो सारा चीज़ विभाग को भी सोचना चाहिए। अब देखिए राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान में भी ऐसे ही बहाल किया जाता है। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट बहाल करती है। अब वो किसी भी पोस्ट में मैं 2-3 पोस्ट देखा हूँ, जैसे बिजली विभाग का हो गया, जो भी हो गया, यहाँ भी बिजली विभाग करती है प्रोबेशन पीरियड में। तो पहले ही प्रोबेशन पीरियड में बहाल करती है, शुरू से ही करती है। मान लो 2 साल प्रोबेशन में रखी प्रोबेशन पीरियड, ठीक है, उसमें इनको फिक्स पेमेंट मिलता है। जैसे कि एनएम को यहाँ मिल रहा है 11,000 या 20,000 जो भी मिल रहा हो, मैंने जानता हूँ ना, मेरा कोई ऑफिशियल मैं कुछ बोल रहा हूँ, जो भी यहाँ पे मिलता है उनको पेमेंट मिलता है, फिक्स पेमेंट, तो वैसे ही उनको दिया जाता है। और 2 साल के बाद उनकी सेवा परमानेंट कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पेश फंसाया दिया जाता है कि ये आप स्टेट हेल्थ सोसाइटी के अंतर्गत हैं तो आप एनआरएचएम के तहत हैं। अरे क्यों, आप बहाल कीजिए ना भाई, विभाग बहाल करेगी जो भी बहाली करना है। आप उनको 2 साल 3 साल 4 साल पर रखिए आप अथी प्रोबेशन पीरियड में, उसके बाद सीधा उनको परमानेंट कर दीजिए, बात खत्म है। अगर फिर डायरेक्ट बहाली आपको निकालना है तो डायरेक्ट बहाली भी आप कॉन्ट्रेक्चुअल ही लीजिए 3 साल के लिए 5 साल के लिए। ऐसा नहीं है वाले बना लीजिए कि किसी को परेशानी ना हो। ये परेशानी क्यों है, 10 साल कोई नौकरी कर लिया है, 10 साल कोई नौकरी कर लिया है, 10 साल के बाद एग्ज़ाम देगा, एग्ज़ाम में कैसे वो क्वालिफाई करेगा। वहाँ वो सुइया दवाई कर रहा है, टेक्निकल चीज़ कर रहा है, दिन भर वो टीकाकरण में लगा हुआ है, कैसे पढ़ाई किया होगा। और जो अभी तत्काल जो निकली हैं, जाहिर सी बात है वो पढ़ रही हैं तो जाहिर सी बात है वो अच्छे से वो एग्ज़ाम देकर नंबर ले आएंगे। अब कोई भी हो, मान लें कि कोई IAS लोग ही हों, IAS लोग हैं, अभी मान लें कि IAS लोग हैं, आज जो 15 साल से यहाँ पे सब जगह जिला में अपना वर्क दे रहे हैं, अपना सेवा दे रहे हैं, देश का उन्नति में लगे हुए हैं, सब चीज़ लगे हुए हैं। अगर उनको अभी करेंट कैंडिडेट के साथ UPSC में बैठा दिया जाए तो हमको तो लगता है कि वो पिछड़ जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। और ऐसा नियम बनाइए कि जो भी आप कंट्रेक्चुअली बहाली कीजिए, शुरू में आप 3 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड डाल दीजिए और उसके बाद सीधा उसको 3 साल कर डालना है, 5 साल डालना है, प्रोबेशन पीरियड डालिए और सीधा उसको कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करते हुए सीधा परमानेंट कर दीजिए। राजस्थान में ऐसा होता है। यहाँ भी साउथ बिहार पावर जो होल्डिंग कंपनी है, वहाँ भी वैसे ही होता है। 1 साल 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड में लिया जाता है डायरेक्ट बहाली में, परमानेंट वैकेंसी वैसा नहीं होता है। वहाँ भी प्रोबेशन लिया जाता है और डायरेक्ट उसमें फिर परमानेंट कर दिया जाता है। वही नियम यहाँ भी लागू कर दीजिए, शुरू में ही आप एग्ज़ाम ले लीजिए। तो जो भी 4,000 जो अभी सेवा दे रही हैं उनको चाहिए था कि डायरेक्ट परमानेंट कर दीजिए, और उसके बाद जो भी आपको एग्ज़ाम लेना है आपको एग्ज़ाम लीजिए, 4 को एग्ज़ाम लीजिए, 5 को एग्ज़ाम लीजिए, कोई नहीं रोक रहा। आप इंटरव्यू लीजिए, सब लीजिए, कोई नहीं रोकने वाला है। तो जो भी वैकेंसी अभी क्लियर हो रही है, मान लें कि 2018 के नियमावली से, तो जस्ट एक बार चल रहा था तो इसको आप पूरा कर लेने देते। चलो भाई ठीक है, ये पहले बहाली हुई ही हैं एनएम जीएनएम सब चीज़ का, तो चलो भाई इस बार कर लेते हैं। जो भी इसमें मान लें कि पोस्ट मान लें खाली रह जाता है 3,000 4,000, उसको बैकलॉग में डाल करके अब अगली वैकेंसी में आप उसको ले लेते, काम खत्म। तो अब वैकेंसी को फंसाना नहीं चाहिए। और लड़के लोग भी आपस में जैसे जेई में उलझ गए, वैसे एनएम में लोग आपस में उलझ रहे हैं कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो कम पढ़े लिखा है। अरे सब लोग एनएम हैं और वैकेंसी को बचाइए। मैं पहले ही वीडियो में सब चीज़ बता चुका हूँ आप लोगों को, कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन टोटल उठ रहा है, ये क्वेश्चन जहाँ भी जाएगा क्वेश्चन उठेगा। और जो यहाँ के नीति निर्माता है उनको सोचना चाहिए कि हम ऐसा नीति बनाए कि जिसमें कि लोग ही परेशान ना हो और सरकार ही परेशान ना हो और बिन मतलब का। और जो भी ये सब पॉइंट है तो एडवोकेट महोदय जो होंगे, जो भी संविदा नर्सों की तरफ से जो रहे हैं वो सब पॉइंट रखे हुए हैं, नहीं रखे होंगे तो इन पॉइंटों को भी रखा जाए। तो हमको लगता है कि जैसा कि LPA में भी आपको जो जीती हैं उन्हीं के पक्ष में फैसला आएगा, नहीं तो फिर वैकेंसी पे फिर दिक्कत है कि हो सकता है कि विभाग चाह रही हो कि वैकेंसी रद्द हो जाए। तो अब क्या है नहीं है, मेरा कोई ऑफिशियल नहीं है न्यूज़, और जो भी है वो मेरा पर्सनल है। मैं जहाँ भी ये जाएगा लोग ये उठाएंगे कि भाई जो 10 साल से सेवा दे रहे हैं, 5 साल से सेवा दे रहे हैं, तो वो एलिजिबल कैसे नहीं है और उनका परमानेंट क्यों नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।